हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवर्ड रूबियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, जिसमें हम लोग इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे या इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो जानते हैं कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड इन जनरल कहता क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में। मतलब कि कोई भी अगर हम लोग को डेटा जो है वो कलेक्ट करना है और उसके बाद कोई भी थ्योरी है जिसको हम लोग को जानना है या समझना है, तो हम लोग किस तरीके से या कौन कौन से मेथड्स अपनाते हैं वो दो तरीके से लेते हैं। एग्जाम्पल हम आपको देंगे इसका कि अगर जब हम लोग छोटे थे तो अगर हम लोग मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, तो मैथ्स की प्रॉब्लम में सबसे पहले टीचर हम लोगों को क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देता था, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता था। पहले वो एग्जाम्पल देता था, फिर बताता था कि अच्छा इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये वाला जो फॉर्मूला है ये इसमें लगेगा। ओके, और या इंग्लिश का भी ले सकते हो कि इंग्लिश में पहले हम लोग एग्जाम्पल्स करते थे इन इंडक्टिव मेथड। और डिडक्टिव क्या होता है कि पहले हम लोग उस चीज के बारे में समझते हैं कि अच्छा टेंस ये होता है, टेंसेस ये होते हैं, वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होते हैं, और उसके बाद उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करते हैं, उनके जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करते हैं, वो होता है डिडक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि इंफॉर्मेशन से अगर आप एग्जाम्पल्स में जाते हो तो वो डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है, और अगर एग्जाम्पल दे करके इंडक्शन इंफॉर्मेशन पे जाते हो, एग्जाम्पल दे करके अगर आप कोई भी थ्योरी का बेस बता रहे हो, तो वो हमारा इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव मेथड्स में जाता है। तो सबसे पहले आता है हम लोग डिडक्टिव मेथड इसमें पढ़ते हैं। डिडक्टिव मेथड ये कहता है कि यहाँ पर हम कोई भी रीजनिंग या इन्फ्रेंसेस करते हैं जो जनरल से पर्टिकुलर जा रहे हैं। हमने एक थ्योरी बता दी है जो जनरली एप्लीकेबल है सब पर, और उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देंगे, कुछ एक स्पेसिफिक पर्सन का एग्जांपल देंगे। ठीक है, फिर इसमें लिखा हुआ है कि ये जो है ये नए कंक्लूजन्स डिराइव करता है कुछ अजम्पशंस में से, और कुछ ट्रुथ निकालता है जो मेथड्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश है उसमें से। फिर इसमें दिया हुआ है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें कुछ लॉज होते हैं जिनको हम लोग पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि वो ट्रू है, और उसी के बाद ही हम लोग उसी का ही फैक्ट जो है वो एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी कंक्लूजन है उसको ड्रॉ करते हैं। पहले हम लोग ने कुछ फैक्ट जो है उनको ऑब्जर्व कर लिया, एक थ्योरी बना ली हमने ऑलरेडी। सपोज करो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब प्राइस राइज होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, ये थ्योरी ऑलरेडी है, और इस थ्योरी पर अब हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसको हम लोग डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। ओके, तो इन्फ्रेंसेस यहाँ पर ड्रॉ करना मतलब कंक्लूजन्स ड्रॉ करना फ्रॉम जो भी ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स है, जो हमें पता है कि ये चीज जनरल ट्रुथ है, उसके बेसिस पे। तो बेकन इसको क्या कहते हैं, एक डिसेंडिंग प्रोसेस कहते हैं, जिसमें हम लोग जनरल प्रिंसिपल से उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे जाते हैं। वी ऑलरेडी नो कि कोई थ्योरी क्या कहती है, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट है या इफेक्ट्स है वो क्या होंगे, वो हम लोग इसमें जानते हैं। और इसके बाद इसमें आते हैं 4 स्टेप। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद अजम्पशंस को फॉर्मुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। उसके बाद कुछ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस निकालते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है कि ये एक टेस्टेबल प्रेडिक्शन है दैट सीक्स टू एक्सप्लेन द फेनोमेनन एंड मेक स्टेटमेंट अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। इन जनरल अगर हम लोग इसको बोलते तो ये एक तरीके से थ्योरी होती है जो हम लोग जिसको बनाते हैं, एक थीसिस, एक थ्योरी हो गया, एक एक्सप्लेनेशन हो गया, जो हम लोग ने एक लिमिटेड एविडेंस के बेसिस पर बना दिया है। ठीक है, उसके बाद लॉजिकल थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद हम लोग उसी के कंक्लूजन्स निकालते हैं, इन्फ्रेंसेस आर ड्रॉन। और फिर उसके बाद उसी हाइपोथेसिस जो हमने बनाया है, जो थ्योरी हमने बनाई है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। ओके, तो दिस यू कैन सी। यहाँ पर डिडक्शन में क्या होता है, पहले एक आइडिया लिया है, फिर उसी के रिलेटेड ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर कंक्लूजन निकालेंगे। हमने एक जनरल चीज ले ली कि ऑल मेन आर मॉर्टल, फिर हमने एक ऑब्जर्वेशन किया, हम लोग ने जांच पड़ताल की, हमें पता चला कि एक पर्सन है सिमोन, और वो कौन है, वो मैन है। और उसके बाद हमें पता चला कि हेंस इससे पता चलता है कि व्हेन ऑल मेन आर मॉर्टल, तो यहाँ पर जैसन हु इज अ मैन एंड ही इज ऑल्सो मॉर्टल। फिर इंडक्शन में क्या होता है, हमको एक एग्जाम्पल हमने दिया दैट माई हैंड गॉट बर्न फ्रॉम अ हॉट स्टोव।
अब ऑल स्टोव्स वर्क द सेम वे, और जितने भी हमारे ब्रेन को ये समझ में आए कि जितने भी स्टोव्स हैं वो एक ही तरीके से काम करते हैं। अब इससे हम लोग को एक थ्योरी निकालेंगे कि आई शुड बी केयरफुल अराउंड बीइंग द स्टोव। ठीक है, तो ये हो जाता है मेरा इंडक्शन का हिस्सा। डिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक थ्योरी है, उससे रिलेटेड हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, मतलब ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स को समझते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जर्वेशंस करते हैं और फिर उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को कंफर्म करके, उनको एनालाइज करके उनका मतलब फाइनली उनका कंक्लूजन या इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है कि हम लोग प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि कभी भी अगर कोई इन्वेस्टिगेटर होता है तो वो सबसे पहले प्रॉब्लम को सिलेक्ट करता है। इट कुड बी एनी ऑफ द प्रॉब्लम, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, या फिर किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड भी हो सकता है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज भी हो सकते हैं और मैक्रो के इश्यूज भी हो सकते हैं। फिर दूसरा हिस्सा है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ अजम्पशंस बनाते हैं, कुछ असम्पशंस रखते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग बाकी सारे फैक्टर्स को उसमें स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, अदर प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गए, वो सबको हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने एक अजम्पशंस रखे कुछ कि भाई अगर हम लोग बता रहे कि एक सिचुएशन है और हम लोग उसके बाद क्यों थ्योरी निकालनी, तो ये थ्योरी किन कंडीशंस पर वर्क करेगी, उन कंडीशंस को हमें पहले बनाना पड़ता है। टू बी फ्रूटफुल फॉर इंक्वायरी, जो अजम्पशंस होने चाहिए वो जनरल होने चाहिए और एटलीस्ट मोर देन वन assumptions होने चाहिए। ओके, उसके बाद है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, फिर उसी के बेसिस पर हम लोग कुछ एग्जैक्ट हाइपोथेसिस, कुछ एक थ्योरी बनाएंगे जिसको हम लोग समझेंगे। थ्योरी का जैसे मान लो हाइपोथेसिस में हमने बता दिया कि हमने एक थ्योरी बनाई जो ये कहती है कि कंजम्पशन ऑफ शुगरी ड्रिंक्स एवरी डे लीड्स टू ओबेसिटी। अगर हम लोग बहुत ज्यादा शुगर या शुगरी ड्रिंक्स पियेंगे, मीठी चीजें पियेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, इट विल लीड टू ओबेसिटी। तो ये एक हाइपोथेसिस हो गया। अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे, चेक करेंगे कि एक्चुअल में ये चीजें हो भी रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक है, और उसके बाद फाइनल हम लोग उसी से रिलेटेड कंक्लूजन्स निकालते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर हम लोग कंक्लूजन्स को इसमें ड्रॉ करते हैं और फिर उसी चीज को टेस्ट और वेरीफाई करते हैं कि जो हम लोग ने निकाली है, जैसे मान लो इकोनॉमिस्ट है, वो क्या करते हैं, अब कुछ स्टैटिस्टिकल और इकोनोमेट्रिक्स मेथड्स को यूज करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हमने वेरिफिकेशन किया, ये जो हमने थ्योरी निकाली वो सही भी है कि नहीं है। एग्जाम के लिए आपको इसकी मीनिंग पढ़नी होगी, इसके डिफरेंसेस पढ़ने होंगे और इसका ये जो 4-5 मेथड्स या प्रोसेसेस हैं ये आपको इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसमें दिया हुआ कि एक हाइपोथेसिस हमने निकाला है कि फर्म्स जो है वो हमेशा अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, और ये इस ऑब्जर्वेशन पे है कि सारे फर्म जो है इसी बेसिस पर बिहेव करते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पर ये जो प्रेमाइस है या फिर ये जो स्टेटमेंट हमने दी है, ये हम लोग की एक प्रायरी नॉलेज पर बेस्ड है। प्रायरी नॉलेज मतलब कि कुछ भी ऐसा जो रीजनिंग से रिलेटेड है, दैट इज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल डिडक्शन, ना कि ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। ओके, तो विच विल कंटिन्यू टू बी एक्सेप्टेड एज सो लॉन्ग, जब तक कि कंक्लूजन्स फ्रॉम इट आर कंसिस्टेंट विद द फैक्ट्स, जिसको हम लोग तब तक मानेंगे जब तक कि फैक्ट्स के साथ जितने भी कंक्लूजन्स है वो एक साथ मेल खाते हैं। तो ये जो हाइपोथेसिस है, अगर ये स्टैंड्स वेरीफाइड, अगर ये हाइपोथेसिस जो है वो कंफर्म नहीं होगा, मतलब जो हाइपोथेसिस है वो इट वाज, इफ इट कैन बी आर्ग्यू कि हाइपोथेसिस वाज करेक्ट, पर उसके जो रिजल्ट्स है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए हैं अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, और इस सर्कमस्टांसेस में ये जो हाइपोथेसिस है वो अलग भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, जब तक हम लोग उसको ढंग से वेरीफाई नहीं करेंगे। ओके, फिर उसके मेरिट्स दिए हुए हैं, ये इन जनरल है, मतलब ये भी आपसे पूछा जा सकता है डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों में ही। तो सबसे पहले चीज दी गई है कि इसको जो है यहाँ पर हम लोग रियल कंसिडर करते हैं, क्योंकि व्हाट इज टू बी is to postulate in our minds economic system which are simpler than reality but more easy to grasp। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब भी जो when then we then work out the relationships, कि हम लोग simplified terms में relationships से work करते हैं। हम लोग ऑलरेडी एक थ्योरी पर पहुंच चुके हैं, उसी से रिलेटेड जब हम लोग को फैक्ट्स चेक करने, तो वो यूजुअली जो होते हैं वो सही होते हैं।
सिंपल मेथड है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चीजों को एनालाइज करना है, एब्स्ट्रैक्ट है कोई चीज और उसके बाद सिंप्लीफाई करना है उसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके। ओके फिर ये एक पावरफुल मेथड ऑफ एनालिसिस है, ये थोड़े जो बड़े बच्चे होते हैं या बड़े लोगों के लिए ये चीजें ज्यादा कंसिडर की जाती हैं इसमें। ये जो मेथड ऑफ डिडक्शन है ये इनकम्पेरेबली is incomparably when conducted under the proper checks होते हैं तो obviously it is not comparable। then exact है, statistics, mathematics और econometrics को हम लोग इसमें यूज करके और clarity लेकर आ सकते हैं। ओके फिर इंडिस्पेंसिबल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें लिखा गया है जैसे कि इन साइंसेस जैसे कि इकोनॉमिक्स में जहां पर एक्सपेरिमेंटेशन इज नॉट पॉसिबल वहां पर इट इज नेसेसरी। फिर यूनिवर्सल बोला गया है इसको, यहाँ पर जो भी कंक्लूजन्स है इट कैन बी ड्रॉन दैट विल हेल्प यू इन ब्रिंगिंग आउट यूनिवर्सल वैलिडिटी, क्योंकि ये जनरल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है जैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या कहता था कि द मोर यू विल कंज्यूम ऑफ अ कमोडिटी, तो वैसे ही आपका जो मतलब नहीं सॉरी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आपसे ये बोलता है कि जैसे जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी फैक्टर में मोर एंड मोर को आप वेरिएबल फैक्टर को डालोगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी फिक्स फैक्टर है वो कम होने लगेगा। ओके तो रिटर्न्स जो है वो आपके कम होने लगेंगे। फिर इसमें दिया गया है कि डीमेरिट्स में कि ये अनरियलिस्टिक है, इट इज द हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन कुछ assumptions और ये जो assumptions है वो इनडायरेक्टली टेस्ट किए जाते हैं बाय कंपेयरिंग देयर इम्प्लीकेशन विथ फैक्ट्स, और समटाइम्स जो फैक्ट्स है हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं गलत हो या फिर उनका जो वास्तविकता या रियलिटी से कोई भी लेना देना ना हो, और यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, इट इज नॉट नेसेसरी ऑल्सो, क्योंकि कहीं कहीं पर दिया हुआ कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, कहीं कहीं पर दिया है इट इज नॉट यूनिवर्सल एप्लीकेबल, क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने खुद बोला गया है कि ये जो है ये एक सिंपली आर्मचेयर एनालिसिस है जिसको हम लोग यूनिवर्सल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो है दे हर जगह पर हर समय पर इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कंसिडर की ही जाए। उसके बाद है इनकरेक्ट वेरिफिकेशन भी इसमें हो सकता है। ये जो थ्योरीज है द वेरिफिकेशन ऑफ दीज थ्योरीज जनरलाइजेशन और लॉज जो है ये ऑब्जर्वेशंस पर हो सकते हैं, और हमेशा ऑब्जर्वेशन जो ऑब्वियसली दीज आर बेस्ड ऑन डेटा, जो करेक्ट होंगे तभी आपका जो थ्योरी है वो जो है वो सही कहलाई जाएगी। ओके फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंसिडर किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन द सेंस कि यहाँ पर जो है इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल्स इन ड्रॉइंग इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम वेरियस प्रीमाइसेस। इसके कारण ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ये जो है ये थोड़ा कठिन बन जाता है इस मेथड को समझना इन टर्म्स ऑफ रिसर्चर्स। ओके मतलब उनके हाथ में ही ये सारी चीजें इजी हो पाती है, नहीं तो नहीं। फिर है स्टैटिक मेथड है, मतलब दिस इज नॉट बेस्ड ऑन वेरी ये इकोनॉमिक कंडीशंस जब कांस्टेंट होंगी तभी ये होगा, अगर इट विल कीप ऑन चेंजिंग, इकोनॉमिक कंडीशंस विल कीप ऑन चेंजिंग, तब इसको नहीं कंसिडर किया जाएगा, करेक्ट एनालिसिस वो नहीं निकाल पाएगा। उसके बाद है इंटेलेक्चुअली, ये जो है इट शुड बी जो लाइज है इन द फैक्ट दैट दोज हु फॉलो दिस मेथड मे बी absorbed in framing intellectual toys or real world may be forgotten in this intellectual gymnastics, और mathematical treatment में हो सकता है कि जो reality है actuality है उसको हम लोग दरकिनार कर दें। ओके इसके बाद आता है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड ये आपसे कहते हैं कि ये एक प्रोसेस ऑफ रीजनिंग है जो फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल जाता है, फ्रॉम होल फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, फ्रॉम पार्ट टू होल जाता है, फ्रॉम इंडिविजुअल टू यूनिवर्सल जाता है, जिसको हम लोग असेंडिंग प्रोसेस कहते हैं। जैसे हम लोग ने डिडक्शन को डिसेंडिंग प्रोसेस कहा था, जिसमें हम लोग पहले फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं और उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड थ्योरी को बनाते हैं। ओके फिर इसमें दिया हुआ है कि दिस वाज एम्प्लॉयड बाय इकोनॉमिस्ट जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल which sought to develop economics
होली फ्रॉम हिस्टोरिकल रिसर्च। फिर इसके बाद इसमें देखो इंडक्टिव और डिडक्टिव का एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पर इंडक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं, उनका पैटर्न समझते हैं, उसके बाद उस पर हाइपोथेसिस और फिर उसी पर ही फाइनल थ्योरी निकालते हैं। हाइपोथेसिस मतलब हमने एक जनरल चीज स्टेटमेंट दे दी और उसी स्टेटमेंट को हम वेरीफाई करके एक फाइनल थ्योरी बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझते हैं कि एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है। प्रॉब्लम को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, उसी से रिलेटेड डेटा निकालते हैं, कलेक्ट करते हैं, एनिमरेट करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर फैक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, और उसके बाद वी ब्रिंग आउट जनरल ट्रुथ फ्रॉम दोज पर्टिकुलर फैक्ट्स। ओके, उसके बाद इसमें दिया हुआ है इसके कुछ मेरिट्स में सबसे पहली चीज की ये कंपैरेटिवली रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक इन द सेंस कि ये जो है ये फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं, जिसमें हम लोग चेंजेस शो कर सकते हैं, कॉन्क्रीट है, सिंथेटिक है, बिकॉज इट डील्स विद सब्जेक्ट एज अ होल और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता है। फ्यूचर इंक्वायरीज भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टिगेशन, whenever we are doing investigation, तो हो सकता है उससे कुछ जनरल ट्रुथ्स निकल करके आए जो हमें फ्यूचर में हेल्प कर सकते हैं। ओके, स्टैटिस्टिकल मेथड्स कैन बी यूज्ड, मींस इट मेक्स यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, जैसे कि इन पर्टिकुलर जब भी कलेक्शन ऑफ डेटा किया जाता है, तो जैसे नेशनल इनकम, जनरल प्राइसेस, कंजम्पशन, सेविंग्स, टोटल एम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस मेथड, तो ये सारी चीजें इसमें यूज की जाती हैं। इट इज डायनामिक इन नेचर, डायनामिक इन द सेंस कि जो भी इकोनॉमिक चेंजिंग इकोनॉमिक फिनोमेना है that can be analyzed on the basis of experiences, और उसी के बेसिस पर conclusions बनाए जा सकते हैं इस पे। and then induction जो है it suggests new problems also and it brings out theory also। then it is historico relative in the sense कि एक generalization जो है that is drawn from inductive method वो historico relative होता है in economics। it is drawn from particular हिस्टोरिकल सिचुएशन, जो पुराने पास्ट का जो डेटा है, पास्ट के जो सिचुएशंस है, वो सेम जो है चीजों को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लाइक इसमें दिया हुआ एग्जांपल कि इंडिया एंड अमेरिका डेफर इन देयर फैक्टर एंडोमेंट्स। ओके, कि कितना किसके पास फैक्टर्स हैं, कितना दे हैव लाइक कैपिटल एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वो सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हम लोग उसी में ही देख सकते हैं। फिर इसके कुछ डीमेरिट्स दिए हुए हैं। समटाइम्स द डेटा इज मिस इंटरप्रेटेड, इंडक्शन जो है वो स्टैटिस्टिकल नंबर्स पर ज्यादा रिलाई करता है एंड दिस कुड बी मिस इंटरप्रेटेड। देन जरूरी नहीं कि हमेशा सही डेटा ही आपको मिले। देन सर्टेन कंक्लूजन्स होते हैं दैट ये जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ प्रपोजिशंस देती है हम लोग को, जिसके ट्रुथ जो है जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा सही ही कंसिडर किए जाएं। ओके, इसके बाद है कंक्रीटनेस को लैक करता है इन द सेंस जो भी डेफिनेशन, सोर्सेज और मेथड्स हैं वो इन्वेस्टिगेटर टू इन्वेस्टिगेटर जो है हमेशा बदलते रहते हैं। नेशनल इनकम अकाउंट्स के केस में मतलब डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज होते हैं उसमें। उसके बाद कॉस्टली मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको हर बार डेटा को कलेक्ट करना है, क्लासिफाई करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है। डिडक्टिव में तो भाई एक थ्योरी दी हुई है, हम उसी के अकॉर्डिंग ही जो जनरलाइजेशन है या फैक्ट है उनको कलेक्ट कर सकते हैं। फिर हाइपोथेसिस को प्रूव करना इज वेरी मच डिफिकल्ट, इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द known facts। in reality collection of data is not eliminating जब तक कि वो हाइपोथेसिस से रिलेटेड ना हो। उसके बाद दिया हुआ है कि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन नॉट पॉसिबल इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिकल, बिसाइड जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स है उनके अलावा जो अदर मेथड्स है यूज्ड इन इंडक्शन जो है वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड है, और इसके कारण ये जो मेथड है ये एक्सट्रीमली यूजफुल है नेचुरल और फिजिकल साइंसेज में दैट डील विद मैटर। बट एक्सपेरिमेंटेशन इकोनॉमिक्स में इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। ओके, उसके बाद इंडक्टिव और डिडक्टिव के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है कि ये हमें कोई भी नया नॉलेज नहीं देती है बट इंडक्टिव देती है। ये एक मेथड है वेरिफिकेशन का, और यहाँ पर हम लोग चीजों को डिस्कवर करते हैं, मतलब थ्योरी को बनाते हैं। ये एक मेथड है इंस्ट्रक्शन का, और यहाँ पर हम लोग मेथड करते हैं टीचिंग का। मतलब ये थोड़ा सा
बीएड कहीं भी कोर्स से रिलेटेड है, इसलिए चाइल्ड गेट्स रेडीमेड इंफॉर्मेशन एंड मेक्स यूज ऑफ इट, कि मतलब यहाँ पर जो थ्योरी इट इज ऑलरेडी गिवन और यहाँ पर आप फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन करते हो उसके बाद थ्योरी बनाते हो। ये थोड़ा क्विक प्रोसेस है, ये स्लो है, इट एनकरेजेस डिपेंडेंस ऑन अदर सोर्सेस और इट ट्रेन्स द माइंड, और उसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड ही डेटा को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर लेस स्कोप होता है ऑफ एक्टिविटी, इट इज फुल ऑफ एक्टिविटी, मीन्स यहाँ पर जो मेहनत है वो ज्यादा लगती है। नाउ दिस इज टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो, ये डाउनवर्ड प्रोसेस है जिसको हम डिसेंडिंग बोलते हैं, ये अपवर्ड प्रोसेस है जिसको हम लोग असेंडिंग बोलते हैं। ओके, बेकन ने इसको बोला भी है। उसके बाद कुछ चीजें इसमें नई भी है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ये मोर टाइम कंज्यूमिंग है। ये स्टैटिक मेथड है, ये डायनामिक चीजों को भी इंक्लूड करता है। ये जनरल टू पर्टिकुलर जाता है, ये पर्टिकुलर टू जनरल जाता है, तो ये सारी चीजें भी आप इसमें लिख सकते हो। Okay, that's all for today. I hope you all have understood. And if there are any other topics you wish to understand, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.